Welcome to Forge Education Hub. This is Siddhant. Today we will start our second part of Cold War and non-alignment movement. In this second part we will study non-alignment movement. इसके अंदर हम इसका बैकग्राउंड, इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई और इसके मेन आउटकम्स या इसके किस पे इसने फोकस किया। सबसे पहले बात करें तो नैम क्या है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम, आपको ये लगता होगा कि ये कौन सा मूवमेंट आ गया। अरे भाई ये मूवमेंट नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिशियली ना तो दोनों पावर ब्लॉक्स के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहती थी। पावर ब्लॉक्स की बात करें तो यूएसए या आप यूएसएसआर दोनों के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहती थी। ये एक अपना अलग वर्ल्ड के अंदर स्टैंड बनाना चाहती थी। इसका इनिशिएटिव लिया था हमारे यूगोस्लाविया के लीडर जोसेफ ब्रोज टिटो ने। किसने लिया? यूगोस्लाविया के लीडर जोसेफ ब्रोज टिटो ने इसका इनिशिएटिव लिया कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिससे हम अपना दोनों पावर ब्लॉक्स के साथ ज्वाइन नहीं होंगे और एक अलग स्टैंड वर्ल्ड के अंदर बनाएंगे। वहीं हम इसके नैम की फाउंडेशन की बात करें तो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस 1955 के अंदर हेल्ड हुई थी। बैंडंग एक इंडोनेशिया के अंदर सिटी है, वहां पे इस कॉन्फ्रेंस को पॉपुलरली बोला जाता है बैंडंग कॉन्फ्रेंस। इसका बहुत बड़ा रोल रहा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैम के अंदर। नैम की फर्स्ट मीटिंग के बारे में हम अब डिस्कस करें तो फर्स्ट मीटिंग नैम की बेलग्रेड के अंदर हुई थी। बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर एक सिटी है। कहां है? यूगोस्लाविया के अंदर एक सिटी है। वहीं आपका ये 1 मार्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही इसके अंदर फर्स्ट मीटिंग के अंदर 25 मेंबर स्टेट्स थे। फर्स्ट मीटिंग के अंदर 25 मेंबर स्टेट थे। हाउ मच? 25। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता के अंदर है। कहां है? इंडोनेशिया में जकार्ता के अंदर है। और प्रेजेंट की बात करें तो वैसे तो प्रेजेंट के बारे में आपको एग्जामिनेशन के अंदर पूछा नहीं जाएगा, पर एनसीईआरटी के अंदर आपको जो दिया गया है उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। जनरल नॉलेज के हिसाब से देखें तो 2018 के अंदर इस नैम के 125 मेंबर स्टेट्स थे, वहीं 25 ऑब्जर्वर स्टेट्स थे। ऑब्जर्वर स्टेट्स एक आप समझ सकते हैं कि एनजीओ की तरह हैं, जो इनको वोट राइट टू वोट नहीं होता इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसके साथ ही 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट रही थी। अब हम बात करते हैं नैम के फाउंडिंग कंट्रीज की। इसमें मेनली 5 कंट्रीज थी। सबसे पहले बात करें तो यूगोस्लाविया, जिसके लीडर थे जोसेफ ब्रोज टिटो। इजिप्ट के गमेल अब्देल नसीर। इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडोनेशिया के सुकरानो। गाना के ख्वामे नक्रुमा। ये नेम्स आपको 1 मार्क के या 2 मार्क के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बनते हैं। वही हम आपके एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं साइड के अंदर प्लस बॉक्स होंगे, वो सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा दिए हैं। आपको वो प्लस बॉक्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ अब हम चलते हैं लेटेस्ट मीटिंग अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। इन 2006 इसका 14th समिट हुआ था हवाना के अंदर। हवाना क्यूबा के अंदर एक सिटी है। इस मीटिंग के अंदर 116 मेंबर स्टेट्स थे और 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी। ऑब्जर्वर कंट्रीज की हमने पहले बात कर चुके हैं कि ये एनजीओ के टाइप मेंबर्स होते हैं, इनको कोई वोटिंग राइट वगैरह नहीं होता है। अब हम बात करें तो नैम की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 1961 के अंदर बेलग्रेड में। इसके अंदर नैम ने फोकस किया था 3 पॉइंट्स पे। इसके 3 आउटकम्स आए थे। कोऑर्डिनेशन अमंग 5 कंट्रीज, इसका पहला पॉइंट बनता है। कोऑर्डिनेशन अमंग 5 कंट्रीज में इसके फाउंडिंग कंट्रीज ने फोकस किया कि नैम को एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर स्टैंड करना है कि ये पावरफुल और एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वर्ल्ड के अंदर उभर के आए। बात करते हैं सेकंड टॉकिंग पॉइंट की, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन का मतलब है कि कोल्ड वॉर के वक्त ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसकी वजह से ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर के अंदर कन्वर्ट होता रह गया था। नॉन अलाइनमेंट एक दोनों सुपर पावर्स के बात करें तो एक चैलेंज की तरह उभर के आया था।
चैलेंज की तरह उभरा था। चैलेंज टू बाइपोलैरिटी के तौर पे ये आया था। थर्ड पॉइंट की बात करें तो एंट्री ऑफ लेटेस्ट डिकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनटू इंटरनेशनल अरेना। इंटरनेशनल अरेना का मतलब वर्ल्ड स्टेज पे उनको रिप्रेजेंट करना। जो अफ्रीकन कंट्रीज डिकोलोनाइज्ड हुई थी, अब बात करें तो ब्रिटेन या फ्रांस से, ब्रिटेन या फ्रांस की कॉलोनी से जो आजाद हुई थी, उनको नैम ने यूएन के अंदर एक मेंबर के तौर पे रिप्रेजेंट करवाया और उन्हें यूएन ज्वाइन करवाया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपको 2 या 4 नंबर में देखने को मिल सकता है। ये है द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड आइसोलिज्म और न्यूट्रलिटी। पॉलिसी किसकी? हमारे नैम की। अलायंसेस की बात करें तो आपके ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस शुड नॉट बी कंसीडर्ड आइसोलिज्म और न्यूट्रलिटी। अब आइसोलिज्म का मतलब समझे तो अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स मतलब वो कंट्री या वो ग्रुप जो पूरे वर्ल्ड से दूर रहे और अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम यूएसए का। यूएसए का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था हमारे 1787 में। यूएसए 1787 से लेके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक जो था हमारे 1914 टू 1918 तक वर्ल्ड अफेयर से अलूफ रहा, दूर रहा और अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। बट ऐसा हमारे नैम के साथ नहीं था। नैम ने दोनों अलायंसेस, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन नहीं किया और इसके साथ ही वर्ल्ड कोल्ड वॉर को छोड़ के अदर वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर भी पार्ट लिया था नैम ने। तो ये कहना सही नहीं है कि नैम परफेक्टली आइसोलिज्म को फॉलो कर रहा था। अब बात करते हैं न्यूट्रलिटी की। न्यूट्रलिटी का मतलब है नाइदर इंक्लूडेड इन वॉर नॉट ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। वो ग्रुप या कंट्री जो वॉर के अंदर ना ही तो इंक्लूड होगी भाई और ना ही उसको सॉर्ट आउट करेगी। बट हमारे नैम के साथ ऐसा नहीं था। नैम ने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे जहां पे वॉर के अंदर इंक्लूड भी हुई और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आगे भी आई। फॉर एग्जाम्पल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोथ कोरिया, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसको कम करने के लिए हेल्प की थी। इसलिए हम ऐसे कह नहीं सकते कि न्यूट्रलिटी इज परफेक्टली सुटेड फॉर नैम। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अरे बेल आइकन भी दबा देना।